Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. So आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्लूरोक्विनोलोन्स। ये एक एंटीबायोटिक है और इस कैटेगरी से हमने कई ड्रग हैं जिनको डिस्कस कर लिया है गाइस। सो ये जो फ्लूरोक्विनोलोन्स होते हैं वो एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं। मीन्स इनका जो थेरेपेटिक क्लास होगा वो एंटीबैक्टीरियल होगा। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे फ्लूरोक्विनोलोन्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसके फार्माकोलॉजी क्लास की बात करती हूँ तो यहाँ पर ये जो ड्रग है वो मेनली जो डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल का, उसके सिंथेसिस को ये इनहिबिट करती है। और इसके लिए यहाँ पर दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके ऊपर जो फ्लूरोक्विनोलोन है वो अपना इफ़ेक्ट शो करती है और जिसकी वजह से जो एंजाइम हेल्पफुल होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पर फ्लूरोक्विनोलोन्स को यूज़ करेंगे गाइस तो ये जो एंजाइम हैं वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाएंगे और जो डीएनए का सिंथेसिस होना है वो नहीं हो पाएगा। तो एक जो पेरेंट सेल है उससे दूसरी डॉटर सेल नहीं बन पाएगी और जो इन्फेक्शन है उसका जो रेट है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए फ्लूरोक्विनोलोन्स को यूज़ करते हैं। सो फ्लूरोक्विनोलोन्स का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उसको समझने के लिए हमें जो नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है पहले उसको समझना पड़ेगा। देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अपना एक्शन शो करती हैं। सो जो नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हमें इस तरीके से देखने को मिलता है कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एंड इसके बीच में यहाँ पर जब हम ये पोर्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स के ये बॉन्ड्स हैं। सो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनका ब्रेक होना यहाँ पर ज़रूरी होता है जब भी कोई डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये जो बॉन्ड हैं वो पहले यहाँ पर ब्रेक होते हैं एंड इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो है डीएनए हेलिकेज़। सो फर्स्ट यहाँ पर डीएनए हेलिकेज़ की एंट्री होगी तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे एंड ये जो स्पेस है यहाँ पर इनके बीच में ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा और ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये दोनों आपस में नहीं चिपके। ये एक दूसरा जॉब वर्क है डीएनए हेलिकेज़ का। फर्स्ट जो जॉब वर्क है वो ये कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और दूसरा ये जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के उनको ये स्टेबलाइज रखता है। जब हम देखते हैं कि ये जो डीएनए हेलिकेज़ है ये इन स्ट्रैंड्स को मेंटेन रखेगा, दूर दूर रखेगा और प्रोसेस फर्दर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एरिया है इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो एक फॉर्क की तरह है, इसलिए इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। सो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके अंदर यहाँ पर एक और एंजाइम की एंट्री होती है जो कि डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है। एंड जब यहाँ पर ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये ओरिजिनल डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा कि इनका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हमें दो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। जो ओरिजिनल डीएनए है उसी की तरह एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पर बनना शुरू होंगे इस डीएनए पॉलीमरेज की वजह से। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर पीछे जो एरिया है इस डीएनए का उसके अंदर सुपर कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है। मीन्स की जो ट्विस्टिंग है वो एक्स्ट्रा होने लगती है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये जो डीएनए का प्रोसेस है यहाँ से लेकर आगे बढ़ रहा है तो इस वजह से ये जो पीछे का पोर्शन है इसके अंदर ट्विस्टिंग होगी
एंड ये जो ट्विस्टिंग हो रही है इसको यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए, इसको कम करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम की एंट्री होती है जिसको कि डीएनए गायरेज कहा जाता है या फिर टोपो आइसोमरेज सेकंड इसको हम कहते हैं। और ये ही एक मेन एंजाइम है जिसके ऊपर हम फ्लूरोक्विनोलोन का जो इफ़ेक्ट है वो देखेंगे। तो जब यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, इनके अंदर सुपर कॉइलिंग हो रही है, तो सिंपल लैंग्वेज में सुपर कॉइलिंग को हम ट्विस्टिंग कह सकते हैं कि ये जो डीएनए का पोर्शन है इसके अंदर एक्स्ट्रा ट्विस्टिंग होने लगती है और उसको कम करने के लिए ही यहाँ पर जो डीएनए गायरेज है उसकी एंट्री होती है, उसकी वजह से ये जो ट्विस्टिंग है वो कम होती है। सो एक नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस का जो प्रोसीजर है उसके अंदर प्रोसेस कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है और कम्प्लीटली एक डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर फॉर्म तो हो जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में फिर भी एक जॉइनिंग रहती है, एक कनेक्शन रहता है। तो ये जो जॉइनिंग है, ये जो कनेक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए भी यहाँ पर एक और एंजाइम है टोपो आइसोमरेज 4, उसकी एंट्री होती है। जब टोपो आइसोमरेज 4 यहाँ पर रिलीज होगा तो उसी की वजह से ये जो डीएनए सिंथेसाइज हुआ है इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, तभी जो डीएनए हैं वो अलग अलग सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये दो एंजाइम हैं जिनको हमने डिस्कस किया है और उसी के ऊपर जो फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं वो अपना एक्शन शो करती हैं। तो देखते हैं कि ये जो फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं वो किस तरीके से इन एंजाइम के ऊपर अपना एक्शन शो करती हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसके अंदर सुपर कॉइलिंग होती है, ट्विस्टिंग होती है, स्ट्रेस बढ़ रहा है यहाँ पर। तो जो डीएनए गायरेज है उसका जो रोल है यहाँ पर वो इस तरीके से हो रहा है कि ये जो सुपर कॉइलिंग है उसको ये रिलीज़ करता है। लेकिन जब हम यहाँ पर फ्लूरोक्विनोलोन्स को यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो जो ट्विस्टिंग रिलीज़ कर रहा था डीएनए गायरेज वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो फर्दर आगे नहीं बढ़ पाएगा। और कुछ जो एडवांस जनरेशन की फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो हमने देखा कि डीएनए सिंथेसाइज तो हो गया है लेकिन इनके बीच में एक इंटरलिंक कनेक्शन बना हुआ है। अब उसी को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर जो सेकंड एंजाइम है जिसकी एंट्री हो रही है जिसको कि टोपो आइसोमरेज 4 हमने कहा है। सो ये जो एंजाइम है इसके ऊपर भी फ्लूरोक्विनोलोन्स का एक्शन हमें देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पर हम फ्लूरोक्विनोलोन्स को यूज़ करेंगे गाइस तो ये टोपो आइसोमरेज 4 को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से ये जो दोनों डीएनए हैं वो अलग नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर एक न्यू डॉटर सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो जो फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं वो कुछ इस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती है। तो आई थिंक कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो फ्लूरोक्विनोलोन्स का है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्लूरोक्विनोलोन्स के यूजेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये जो ड्रग है वो इफ़ेक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको कुछ फ्लूरोक्विनोलोन्स जो कि न्यूअर जनरेशन की फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं वो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंटेरोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो होने वाले इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर इफ़ेक्टिव होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ड्रग है वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ में लाई जाती है। लेकिन मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है हम इनको ट्रीट करते हैं। एंड डिजीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो गए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर जीआई इन्फेक्शंस हैं एंड कुछ स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के जो इन्फेक्शंस हैं
उनको ट्रीट करने के लिए भी हम यहाँ पर जो फ्लूरोक्विनोलॉन्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन हमारे जो यूज़ेस हैं फ्लूरोक्विनोलॉन्स के, वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेंगे। फ्लूरोक्विनोलॉन्स जो ड्रग होती हैं मेनली हम उसको ऑरली और आईवी, ये दो रूट प्रिफर्ड रूट हैं जिनके थ्रू यहाँ पर हम फ्लूरोक्विनोलॉन्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ये जो ड्रग्स हैं इनको जनरेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। सो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है वो है नैलीडेक्सिक एसिड। सो ये जो ड्रग है ये सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी इस ग्रुप के अंदर, एंड इसको हम ओरली यूज़ करते हैं। और इसका जो मेन यूज़ है वो यूटीआई के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए इसका मेन यूज़ होता है। लेकिन ये जो ड्रग है वो थोड़ी टॉक्सिक होती है, तो ये जो यूज़ है वो अब लिमिटेड हो गया है। और जो न्यूअर जनरेशन की जो ड्रग है उनका जो यूज़ है वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो सेकेंड जनरेशन की जो ड्रग है उसके अंदर हमको सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन। सो यहाँ पर हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो फ्लूरोक्विनोलॉन्स ड्रग हैं उनका जो सफिक्स है वो है फ्लॉक्सासिन। सो आप इजीली इन ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सफिक्स के थ्रू। सो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जो कि सेकेंड जनरेशन की ड्रग है, इसको हम ओरली और आईवी दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ऑफ्लॉक्सासिन जो ड्रग है उसको ओरली यूज़ किया जाता है, और साथ में नॉरफ्लॉक्सासिन इसको भी हम ओरली ही यूज़ करेंगे। एंड थर्ड जनरेशन की जो ड्रग है जिनके अंदर गैटिफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन। सो जो गैटिफ्लॉक्सासिन है उसका जो यूज़ है वो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के रूप में किया जाता है अगर कोई आई से रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम गैटिफ्लॉक्सासिन को ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और लीवोफ्लॉक्सासिन इसको ओरली और आईवी दोनों ही रूट से एडमिनिस्टर किया जा सकता है, लेकिन जो ओरल रूट है उसके थ्रू ये जो ड्रग है वो वेल एब्जॉर्ब होती है। तो इसका जो प्रेफर्ड रूट हम कहेंगे वो ओरल रूट है, अदरवाइज़ हम इसको आईवी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ जनरेशन की ड्रग्स हैं उनके अंदर वैसिफ्लॉक्सासिन, ये भी एक ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है। एंड गैमीफ्लॉक्सासिन जिसको ऑरली यूज़ किया जा सकता है, और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जिसको कि हम तीनों ही रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग है। इस तरीके के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव ड्रग है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाने वाली फ्लूरोक्विनोलॉन्स है। तो यहाँ पे ये जो ड्रग्स हैं इनके बारे में अगर हमको पता होगा तो इजीली हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो ड्रग्स हैं वो किस कैटेगरी से रिलेट करती हैं। एंड फ्लूरोक्विनोलॉन्स के साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो नोज़िया, वॉमिटिंग एंड कॉर्नियल इरिटेशन, क्योंकि हम इसको ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्निया का पोर्शन है उसके अंदर इरिटेशन देखने को मिल सकती है इसके यूजेस की वजह से। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। लेकिन अगर इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सीरियस साइड इफ़ेक्ट के अंदर हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, एंड सीजर के केसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। या फिर जो अकिलेस टेंडन होता है उसके अंदर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर ये जो टेंडन है वो रप्चर हो सकता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है, और ये चीज़ पूछी जाती है कई बार। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो फ्लूरोक्विनोलॉन्स होते हैं वो अकिलेस टेंडन के ऊपर मोस्टली अपना जो इफ़ेक्ट है वो शो करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर पॉइंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। और आपको ये चीज़ इजीली याद रहेगा। इसके लिए यहाँ पर एक हिंट है आपके लिए कि जो फ्लूरोक्विनोलॉन्स है उसका स्पेलिंग आप देखिए कि एफ और एल से स्टार्ट हो रहा है। तो एल की जगह यहाँ पर मैंने ये लैग को ही रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जैसे ही आपको
फ्लूरोक्विनोलोन्स के बारे में पूछा जाएगा तो ये जो एल है इससे याद आ जाएगा कि अकीलेस जो टेंडन रप्चर की जो कंडीशन है वो फ्लूरोक्विनोलोन्स के यूजेस की वजह से हमें देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक ये जो हिंट है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड ये जो चीज़ है इसको हमने नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमने पेनिसिलिन के जो लेक्चर हैं उसके टाइम पर डिस्कस की थी, वहाँ भी हमने ये चीज़ बताई हुई है कि जो फ्लूरोक्विनोलोन्स होते हैं वो अकीलेस टेंडन के ऊपर जो उनका इफ़ेक्ट है वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनके अंदर हमें फ्लूरोक्विनोलोन्स का जो यूज़ है वो काफ़ी कॉशियसली करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। या फिर जो फ्लूरोक्विनोलोन्स है उसको हम मल्टीविटामिन या फिर जो मिनरल्स वाले जो ड्रग्स हैं उनके साथ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो सकता है अगर हम इसको मल्टीविटामिन और जो कुछ मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, इनके साथ में अगर यूज़ करते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो इफ़ेक्ट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा अगर हम इसके साथ में इनको यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं या फिर जो लैक्टेटिंग वीमेंस हैं उनके अंदर भी फ्लूरोक्विनोलोन्स का जो यूज़ है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एंड जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर भी हम जो फ्लूरोक्विनोलोन्स है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग हैं वो अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट शो कर सकती हैं इन दोनों ही कैटेगरीज़ के अंदर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि फ्लूरोक्विनोलोन्स को हम प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है उसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। सो फ्लूरोक्विनोलोन्स के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारे इस टॉपिक में डिस्कस कर लिए गाइज। और अगर आप ये जो पिक्टोग्राफ है इसको अगर सेव करना चाहते हैं तो FB अकाउंट से आप सेव कर सकते हैं। RN रति मेरा FB पेज है, उससे आप इसको सेव कर सकते हैं। सो ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लग रही है गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।